हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज आपके साथ जुड़े हैं एचटेट 2019 का पीजीटी कॉमर्स का पेपर डिस्कस करने के लिए। तो आपके साथ कॉमर्स का सारा पेपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जान सकें कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एचटेट के पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो भी हमारे जनरली पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर ऐसे ही नेचर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आपको ये सवाल एक बार देखने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से आपको हो सकता है कुछ नई चीजें जानने को मिल जाए और आपके लिए एक प्रैक्टिस का सोर्स ये बन सकता है। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं जी। तो एचटेट के लिए तो कोई स्पेसिफिक कोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल हैं। पेपर वन जो कि जनरल पेपर है यूजीसी नेट के अंदर, उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। पेपर टू कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आपके लिए फ्री समरी नोट्स अवेलेबल हैं, फ्री स्नैपशॉट नोट्स अवेलेबल हैं, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स है, या फिर पेपर टू का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। पेपर वन और पेपर टू दोनों का कोर्स भी आप एक साथ परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बहुत ही सीधा सवाल है, इसका आंसर आपको होने वाला है जी ऑप्शन नंबर टू AS3। आपका जो AS3 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हैं, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके वो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, आपके रूटीन एक्सपेंडिचर है, आपकी जो नॉर्मल अर्निंग कैपेसिटी जो है उसे मेंटेन करने में ही ये आपकी मदद करते हैं। तो अगर आपने कोई नई बिल्डिंग, कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लगाई तो उससे आपकी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट अगर आपने कोई नॉर्मल खर्चा किया, सैलरी पे करी, कुछ रिपेयर कराई, तो इससे जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो बरकरार रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है और यही आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। एमवी मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू है, एनपी नेट प्रोसीड्स है, एन आपका ईयर्स है और आर आपका इंटरेस्ट है। आपको कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे निकालनी है और उसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 में करेक्टली गिवन है। डायरेक्ट सवाल है कॉस्ट ऑफ डेट के फॉर्मूला के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला जो है वो ऑप्शन नंबर 3 में करेक्टली मेंशन किया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड जीएनपी। तो जीडीपी और जीएनपी के बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखो जो डी और एन है उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो उसके अंदर आपको अपनी नेट फैक्टर इनकम जो आपने बाहर से कमाई वो यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी, और इसीलिए इनका जो डिफरेंस है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो डिनोट करता है, और इसलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन। तो बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट कहता है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उन्हें डिविडेंड आज ही मिल जाए क्योंकि फ्यूचर जो है उसमें अनसर्टेनिटी है, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इन्वेस्टर्स प्रीफर स्टॉक डिविडेंड टू पोटेंशियल कैपिटल गेन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द कैपिटल गेन्स इन द फ्यूचर, इसलिए आपका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ प्रोमिस। प्रॉमिस यहाँ पे क्या होगा। प्रॉमिस का मतलब है कि आपको कोई ऑफर हुआ था और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेड ऑफर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, रॉबर्ट लेटरबॉर्न सजेस्टेड 4 C's व्हिच डू नॉट इंक्लूड। तो रॉबर्ट लेटरबॉर्न ने बेसिकली 4 C's की बात करी मार्केटिंग के अंदर, और इसके अंदर जो है आपके पहले 3 कहीं ना कहीं कवर हो रहे हैं इन 4 C's के अंदर, कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन के अंदर। बट क्रेडिट टर्म्स जो है ये आपका कोई सी नहीं है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल बहुत ही सीधा है, डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। तो बिल्कुल सीधा आंसर है इसका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR जो है वो आपकी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को इक्वेट करता है। ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न आपका होता है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बन जाएगा। अगला सवाल बहुत सीधा है जी, मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है इट इज गिवन बाय।
तो मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है इट इज गिवन बाय थियोडोर लेविट। तो थियोडोर लेविट ने बात करी थी मार्केटिंग मायोपिया की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास मार्केटिंग मियोपिया इज अ शॉर्ट साइटेड एंड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच टू मार्केटिंग which focuses on the fulfillments of the immediate needs of the company rather than focusing on the marketing from the consumer's point of view। देखिए मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब हम पास का देख रहे हैं, दूर का हम नहीं देख पा रहे। तो अगर आप पास का देख रहे हैं, अगर आपकी जो अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो वो मार्केटिंग मायोपिया के अंदर आ जाएगी और आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला सवाल है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, बार्स जो हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं। देखो जो बार्स हैं वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के, परफॉर्मेंस को मेजर करने के स्किल्स हैं, और इसीलिए यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्किल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। अगला सवाल है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन आर द टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब सेटिस्फेक्शन ये दोनों आपके जॉब एनालिसिस के एलिमेंट्स हैं, और इसीलिए आपका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल है यूजिंग टेक्निकल जार्गन इन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज्ड एज। तो अगर आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपका सिमेंटिक बैरियर बनेगा, क्योंकि सिमेंटिक बेसिकली आपका वर्ड से जुड़ा है, सिंबल से जुड़ा है, उनके मीनिंग से जुड़ा है। अगर आप कुछ टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट विल ऑल्सो कम अंडर द सिमेंटिक बैरियर, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। तो अगर आपको मीडियन कंप्यूट करना हो या फिर क्वार्टाइल्स कंप्यूट करने हो तो वो आप कंप्यूट कर सकते हैं ओजाइव से, मोड आप कंप्यूट कर सकते हैं हिस्टोग्राम से, मीन को ग्राफिकली आप कंप्यूट नहीं कर सकते, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है विच क्लॉज इज नॉट पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो एमओए के अंदर आपका नेम क्लॉज होगा, लायबिलिटी क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज होगा, नोवेशन क्लॉज आपका कोई क्लॉज नहीं होता, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल जी बहुत सीधा फैक्चुअल सवाल है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी गॉट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन। तो सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला ये आपसे पूछ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारा जो सेबी है उसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो कि 30 जनवरी 1992 को इशू करी गई थी, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक की आप क्रॉसिंग करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं करते। चेक आपका बैंकर पे ड्रॉ होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका किसी पे भी हो सकता है। ग्रेस 3 डेज का अलाउड होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, बट ऐसा कोई ग्रेस चेक में अलाउड नहीं होता। चेक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और आपके चेक तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल है द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि आपकी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो आपकी ज्यादा है, बट आपके एसेट्स की लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है, रियल वैल्यू जो है वो कम है। जैसे मान लीजिए आपकी किताबों में कैपिटल जो दिख रही है वो दिख रही है 10 करोड़ रुपए, बट आपने देखा कि मेरे जो एसेट्स हैं उनकी असली वैल्यू क्या है, तो आपने देखा वो तो केवल 5 करोड़ ही निकल कर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है वो वाटर्ड डाउन हो चुकी है, वो पानी पानी हो चुकी है, और इसीलिए इस एक्सेस को, इस 5 करोड़ जो यहाँ पे एक्सेस है उसे वाटर्ड कैपिटल बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू। तो ये बेसिकली आपका जुड़ा है जी कंपनीज एक्ट 2013 से, कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जा रहा हो, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरीमई फिडाई। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है जी अटमोस्ट गुड फेथ, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बन जाएगा। अगला सवाल है आपको कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज दे रखी है और उनसे जुड़े पर्संस दे रखे हैं, जैसे नीड्स हायरार्की थ्योरी, इसे आप डायरेक्टली मैस्लो से मैच कर सकते हैं, और इसी से आपका आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बन जाएगा। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को मैग्रेगर से मैच कर सकते हैं। टू फैक्टर थ्योरी आपकी हर्सबर्ग से जुड़ी है, और बची एक्सपेक्टेंसी इसे आप मैक्लेलैंड से मैच कर सकते हैं।
अगला सवाल, इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1000 जनरेट्स कैश फ्लो ऑफ रुपीज 1080 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ रिटर्न टू इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी। तो बेसिकली आपसे रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1000 रुपए आपने लगाए, आपको 1080 मिले एक साल के बाद, तो आपकी कितनी रिटर्न हुई। तो आपने 80 रुपीज कमाए, किस पे कमाए, 1000 पे कमाए। तो 80 बाय 1000 इंटू 100 यानी कि 8% आपका रेट ऑफ रिटर्न होगा। आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम आपका होता है जी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखेंगे तो पता चल जाएगा। 10 20 30 40 50 और ये है 50 40 30 20 10। तो बिल्कुल परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों में, यानी कि आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज और द वर्कर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इट कंटेन्स प्रोविजंस विद रिगार्ड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन फैक्ट्री एंड डॉक्स इन इंडिया, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। चलिए अगला सवाल है, इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटेजीज विच स्ट्रेटेजी सुटेबल फॉर हाई प्राइस एंड लो क्वालिटी। तो अगर आपका प्राइस हाई है और क्वालिटी लो है तो कौन सी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली है 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटेजीज। तो प्राइस आपका हाई है, क्वालिटी आपकी यहाँ पे लो है, तो ये बेसिकली आपकी होती है जी रिप ऑफ स्ट्रेटेजी, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द रेयर इवेंट्स। तो हमारी जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेयर इवेंट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक बुक के अंदर कितने एरर्स हैं, ये एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिनोट करेगा। आपके एक बैच में कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ये भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करेगा। तो आपके जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पे रेयर इवेंट्स हैं, उनके बिहेवियर को हम यहाँ पे देख रहे हैं, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगले सवाल पे चलते हैं। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। तो हमारा सेम सप्लाई कर्व है, उसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो क्या इंडिकेट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई या फिर डिक्रीज इन सप्लाई। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो हमारा चेंज इन सप्लाई होता है उसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और दूसरा है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व के बारे में हमसे ये सवाल पूछ रहा है, तो सप्लाई कर्व के अलोंग अगर हमारी जो मूवमेंट हो रही है, अगर वो अपवर्ड मूवमेंट है, अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो इट डिनोट्स एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अगर आपकी डाउनवर्ड मूवमेंट है तो इट डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी सप्लाई। अब हमारे केस में अपवर्ड मूवमेंट है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेंशन ऑफ दी सप्लाई बन जाएगा। अगर शिफ्ट होता सप्लाई कर्व में तो फिर वो इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता था डिपेंडिंग ऑन दी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। अगला सवाल है, इन द ईयर 2005 विच एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी बनाने की जो रिकमेंडेशन दी थी वो हमारी जे ईरानी कमेटी ने दी थी 2005 के अंदर, और इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन द केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड किस केस में ऑपरेट नहीं करेगा। तो आप सभी जानते हैं कि गिवन गुड्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ जीई 9 सेल मैट्रिक्स आर। तो आपका जीई 9 सेल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपकी ये दे रखी है जी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है जी आपकी बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ, और वर्टिकल एक्सिस में आपकी है जी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और इसीलिए जो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। आगे जी, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का अर्थमेटिक मीन निकालना है, इन सबको ऐड कीजिए और कर दीजिए डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 टर्म्स है यहाँ पर। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये निकल कर आएगा आपका 80/5 यानी कि 16, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का। अगला सवाल है, येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। तो येट्स करेक्शन जो है वो हमारे काई स्क्वायर टेस्ट से जुड़ी हुई है, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे सीधे सीधे सवाल हमें इस एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं।
अगला है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरियल रोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजरियल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिट्सबर्ग? स्पोक्स पर्सन, फिगर हेड, प्लानर और नेगोशिएटर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्लानर जो है वो कहीं नजर नहीं आएगा, बाकी सभी नजर आएंगे, और इसलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 बन जाएगा। आगे है जी, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोercion द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। तो अगर आपने किसी से कंसेंट ली है एग्रीमेंट को जोर जबरदस्ती करके, तो उस केस में आपका जो कंसेंट है इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। आगे है जी, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय डैश एंड पब्लिश इन अ ईयर डैश। तो ये आपकी टेलर की जो है बुक है और 1911 में पब्लिश्ड है, और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। आगे जी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप कम इक्विटी रखें और ज्यादा बोरोड फंड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि बोरोड फंड्स पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है और उनका इस्तेमाल करके आप ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे, तो वो फाइनली आपके इक्विटी होल्डर्स को बेनिफिट करेगी। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगला सवाल है, पाथ गोल ऑफ थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। तो सीधा सवाल है, आपकी पाथ गोल थ्योरी जो लीडरशिप की है वो जुड़ी है रॉबर्ट हाउस से, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। आगे जी, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है वो क्या है? देखो, ये एक आपका पर्सनालिटी टेस्टिंग का, पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का टाइप है, मेथड है, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट ये बेस्ड है आपकी पर्सनालिटी की जो डायमेंशंस है जिनकी चर्चा करी है हमारे स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने, उसके ऊपर ये आपका बेस्ड है। अगला सवाल है, फर्म इज मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स एट 2.5%. If at the end of the year debtors amounted to rupees 20,000, the provision for discounts will be. तो अगर आपके डेटर्स 20,000 के हैं, पहले तो आप इसमें से अपनी 5% की बैड डेट्स की प्रोविजन हटा देंगे, यानी कि 1,000 तो आपका यहीं हट जाएगा। बचे हुए 9,000 पे आप 2.5% की प्रोविजन बनाएंगे, यानी कि 475 की आप प्रोविजन बनाएंगे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। आगे है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। करेंसी इशू करना, बैंकर बैंक, आपका क्रेडिट कंट्रोल, ये सभी सेंट्रल बैंक के काम है, बट क्रेडिट क्रिएशन जो है वो आपका फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. Suresh retires from the firm and his share was acquired by Naveen and Tarun in the ratio of 2:1. What will be the new profits and losses sharing ratio of Naveen and Tarun? तो यहाँ पे बोला गया, इनकी ओल्ड रेशो दे रखी है हमें। ओल्ड रेशो के अंदर हमारे पास सुरेश का शेयर था 3/10 और इसे एक्वायर कर लिया नवीन और तरुण ने 2:1 की रेशो में, यानी कि 2/10 और 1/10 दोनों ने एक्वायर कर लिया। दोनों का नया शेयर अब हम निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे हमारी जो रेशो निकल कर आएगी वो 7:3 निकल कर आएगी, और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज पे बेस्ड। आगे है जी, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है जी, व्हाट आर थर्बलिक्स। थर्बलिक्स क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बेसिकली थर्बलिक्स जो है ये आपके एलिमेंटल मोशंस हैं, और हमारे जो गिलबर्ट हैं, फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट जो हैं, उन्होंने जो स्टडी करी थी मोशन स्टडी, टाइम स्टडी के ऊपर जो उनकी स्टडी थी, उसके अंदर उन्होंने अननेसेसरी जो मोशन है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को दूर करने की बात करी थी, और हमारे जो थर्बलिक्स हैं ये इसी से जुड़े हैं, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला सवाल है, if a dividend of 40% is declared on a share on a face value of ₹10 having market price ₹50, then the actual return to the investor will be. तो यहाँ पे आपको 40% मिला है जी, यानी कि ₹10 का 40% ₹4 डिविडेंड मिला है, मार्केट वैल्यू आपकी है 5, आपकी एक्चुअल रिटर्न क्या होने वाली है यहाँ पे? तो 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो 8% निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो बहुत ही आसान था इसे भी सॉल्व करना। अगला सवाल है, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेड टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी चर्चा हो रही है जी सिंक्रो मार्केटिंग की। ये एक टूल है कि हम अपनी डिमांड जो है उसे जो दूसरा सीजन है, डैम्प सीजन है, वहां पे ट्रांसफर कर दें। पीक सीजन का जो डिमांड हम पूरा नहीं कर पा रहे उसे हम ऑफ पीक सीजन में शिफ्ट कर दें, और आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा।
अगला सवाल है दर्शनी हुंडी इज सिमिलर टू। दर्शनी हुंडी का मतलब उसके दर्शन होते ही उसकी पेमेंट करनी होगी, तो ये आपका डिमांड बिल के जैसा है और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। आगे जी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। तो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें, उसके अंदर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लीवरेज इन्हें कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे आप निकाल रहे हो जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी इंक्लूडेड है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूडेड है। डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी इंक्लूडिंग है, तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल है क्लेरिकल एरर्स इंक्लूड। तो क्लेरिकल एरर्स इनमें से कौन से हैं जी? एरर ऑफ ओमिशन जो है, मतलब आपने कोई एंट्री जो है पूरी ओमिट कर दी, फुली कर ली, पार्शियली कर ली, वो आपका क्लेरिकल एरर है। एरर ऑफ कमीशन मतलब आपने गलत रूल्स लगाकर अपनी एंट्री कर दी है, गलत तरीके से एंट्री कर दी है, गलत रूल्स को आपने अप्लाई किया, दिस इज एरर ऑफ कमीशन। तो क्लेरिकल एरर्स में आपको ये दोनों ही आएंगे और इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। आगे जी हु डेवलप्ड अ मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग बैंकरप्सी बाय यूजिंग फाइनेंशियल रेशियोज। तो ये मॉडल जो है वो हमारे एडवर्ड एल्टमन ने डिक्लेयर किया था, डेवलप किया था और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बनने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। तो इनमें से कौन सा एक मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल नहीं है? ऑप्शन है रिबेट्स, पेट्रोनेज अवार्ड्स, ट्रेड शोज एंड कन्वेंशंस एंड टाई इन प्रमोशंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो रिबेट्स हैं, जो पेट्रोनेज अवार्ड्स हैं और जो टाई इन प्रमोशंस है वो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स हैं। ट्रेड शोज और कन्वेंशंस हमारे जो होते हैं वो जनरली हमारे जो इंटरमीडियरीज हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि कंज्यूमर्स भी इनके अंदर टारगेट हो सकते हैं, बट जनरली वो नहीं होते। तो हमारे पास डायरेक्टली जो मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल है वो तो है रिबेट, यानी कि हम उन्हें कोई कैश रिफंड का ऑफर दे रहे हैं। पेट्रोनेज अवार्ड, यानी कि वो सामान खरीद रहे हैं हमारी शॉप से, हमारी चेन से, और हम उन्हें कुछ पॉइंट्स वगैरह दे रहे हैं। टाइन प्रमोशन के अंदर हम अपने दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठा टाई करके जो है वो प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर्स पे टारगेट करते हैं। जैसे एक शैम्पू और एक सोप को इकट्ठा टाई करके हम उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। आगे है जी इफ अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन ऑफ द सीरीज आर 10 एंड 15, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोड। तो सीधा फॉर्मूला है जी मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फॉर्मूला लगाया और आंसर आपका फट से 25 यानी कि ऑप्शन 2 निकलकर आ जाएगा। आगे जी विच इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग ये इसकी लिमिटेशन है। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। एड इन प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग ये इसका एक एडवांटेज है, ये इसकी लिमिटेशन नहीं है और इसलिए आपका यही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए अगला सवाल है अ बिल ऑफ रुपीज 2000 फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजेश वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड वाज रुपीज 2500। व्हाट विल बी द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है फर्नीचर बेचा राजेश को और उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी, यानी कि हमने उसकी एंट्री कर दी राजेश डेबिट टू सेल्स। असल में वो फर्नीचर बेचा था आपने और उसकी एंट्री आपको क्या करनी चाहिए थी, राजेश डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर की बुक वैल्यू है जी 2500, आपको रेक्टिफाइड एंट्री बतानी है। तो आपने क्या कर दिया, सेल्स को गलत क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स को आप फटाफट से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और यहाँ पे इसके अलावा सेल्स को आप डेबिट करोगे 2000 से, और यहाँ पे फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्नीचर को आप जो क्रेडिट करोगे वो 2500 से क्रेडिट करोगे, क्योंकि फर्नीचर आपको खत्म करना है। जो 500 का डिफरेंस आएगा दैट विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जिसे आप अलग से डेबिट यहाँ पे करोगे और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इसमें हमने सेल्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट किया होगा पहले, इसलिए इसे खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया क्योंकि एक बार भी क्रेडिट नहीं हुआ, और बाकी जो है वो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के अंदर एडजस्ट हो गया। आगे हॉथॉर्न स्टडीज आर रिलेटेड टू। तो हॉथॉर्न स्टडीज जो हैं वो आपके रिलेटेड हैं एल्टन मायो और फ्रिट्ज रॉथ स्लाइसरबर्ग से। 1920s में उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वहां पे काम किया और उसके बेसिस पे ये अपनी स्टडीज कंडक्ट करी, और इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है जी, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। एल्टन मायो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी से जुड़ी है हमारी हॉथॉर्न स्टडीज। आगे जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि आपकी एक्चुअल सेल ब्रेक इवन सेल से कितनी ज्यादा है, और आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही सीधा सीधा बन जाएगा। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट।
तो आपके ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी ये आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये आपकी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और इसलिए आंसर आपका ऑप्शन 3 यहां पे बनेगा। आगे है जी, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन टीम डेवलपमेंट। तो टीम डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस यहाँ पे आपके इन्वॉल्व रहने वाली हैं। तो हमारे पास जो स्टेजेस होंगी, पहले होगा जी फॉर्मिंग, फिर होगा स्टॉर्मिंग, फिर होगा नॉर्मिंग, फिर होगा परफॉर्मिंग एंड फिर होगा एडजर्निंग। तो ये स्टेजेस हमारी रहने वाली हैं टीम डेवलपमेंट की और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। अगला सवाल है, विच एक्टिविटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द जेनरिक वैल्यू चेन। तो जेनरिक वैल्यू चेन के अंदर ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं और इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन 3 यानी कि प्राइस जो है वो नहीं आ रहा, बाकी सब चीजें आ रही हैं और इसलिए आंसर आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। आगे है जी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम आपके 200 मेंबर्स हो सकते हैं और इसीलिए आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 बनेगा। अगला सवाल है, एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स आर। तो एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स आपके क्या हैं। ये वो प्रोग्राम्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती है ताकि वो पर्सनल और अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसे ओवरकम कर सके और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस पे अपना प्यार दिखाइए। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।